सीएम धामी ने किया हरियाणा में ताबड़तोड़ प्रचार। बुलडोजर से बरसाए गए फूल बोरे। हरियाणा में कट कमीशन और करप्शन का खेल शुरू करना चाहती है कांग्रेस। भारत कजाकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के औली में कल से शुरू। 13 अक्टूबर तक चलेगा सैन्य अभ्यास। सीबीआरआई रुड़की की देखरेख में होगा तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी अनुमति। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए एमबीबीएस की 100 सीटों को केंद्र सरकार की मंजूरी। 2024-25 शैक्षणिक सत्र के लिए 100 एमबीबीएस सीटों के लिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए प्रस्ताव भेजा। रिटायर्ड शिक्षक को किया डिजिटल अरेस्ट। मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर 7 दिन में ठगे 2.27 करोड़ रुपए। उत्तराखंड में मानसून की विदाई शुरू। कुमाऊं के 4 जिलों में हल्की बारिश की संभावना। अन्य जिलों में शुष्क रहेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं हम जानकारी के साथ। सीएम धामी ने किया हरियाणा में ताबड़तोड़ प्रचार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बुलडोजर से बरसाए गए फूल। आज फिर करेंगे हरियाणा में चुनावी रैलियों को संबोधित। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा में चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। चुनावी रैलियों को संबोधित करते नजर आ रहे हैं और भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील भी करते नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कलानौर रोहतक में करेंगे बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में रैली। आज अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा के कलानौर रोहतक में करेंगे बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में रैली। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा में चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं और आज भी वो हरियाणा में कई जगहों पर चुनावी रैलियों को संबोधित करते नजर आएंगे। आपको बता दें 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और उससे पहले सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं और इसी कड़ी में भाजपा के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हरियाणा में चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। चुनावी रैलियों को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। साथ ही बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील भी करते नजर आ रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। भारत कजाकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास कल से शुरू और 13 अक्टूबर तक चलेगा सैन्य अभ्यास। अर्ध शहरी और पहाड़ी इलाकों में संचालन पर होगा केंद्रित। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास और भारत कजाकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास कल से शुरू। आपको बता दें 13 अक्टूबर तक चलेगा सैन्य अभ्यास।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं लक्सर की, जहां डीएम द्वारा गठित जांच समिति ने सांसद आदर्श ग्राम दल्लावाला पहुंचकर सांसद निधि से निर्मित सभी 9 सड़कों का बारीकी से निरीक्षण किया। समिति ने राज्यसभा सांसद की मौजूदगी में सड़कों के सैंपल लेकर परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं। भाजपा की राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने दल्लावाला गांव को आदर्श ग्राम के तौर पर चयनित कर रखा है और उन्होंने साल 2022-23 की सांसद निधि से गांव में 12 सड़कों के निर्माण के लिए 98 लाख रुपए मंजूर किए थे। इनमें से 9 सड़कों का निर्माण दिसंबर 2023 में पूरा हो गया। ठेकेदार ने एमबी के आधार पर भुगतान अदायगी की मांग की थी, लेकिन इस दौरान गांव के लोगों ने शिकायत की थी कि सड़क निर्माण मानकों के अनुकूल नहीं है, इसमें घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है। शिकायत पर सांसद सैनी ने भुगतान रोक दिया था। साथ ही डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने डीआरडीए और पीडब्ल्यूडी की संयुक्त जांच टीम बनाई थी। राज्यसभा सांसद के साथ जांच टीम दल्लावाला पहुंची और सभी 9 सड़कों का गहराई से निरीक्षण किया। टीम में शामिल की गई डीआरडीए अनिल नितिन पांडे ने बताया कि जो 9 सड़कें बनी हैं उन पर 70 लाख का बजट खर्च हुआ है और इन सभी के सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। सांसद सैनी ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद उसी के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। आदर्श गांव है दल्लावाला, मैंने इसे आदर्श गांव के रूप में लिया हुआ है और इस गांव में जो सड़कें बन रही हैं उनका अभी हमने किसी को कोई पेमेंट नहीं दिया। ठेकेदार को पेमेंट देने से पहले उसकी जांच की जा रही है। क्या लग रहा है? वो तो जांच कमेटी जांच के लिए जो लोग अधिकारी आए हैं वो जांच की रिपोर्ट देंगे तो पता चलेगा क्या निकला। तो क्या ऐसे ठेकेदार को अरेस्ट किया जाएगा यदि अगर जांच गड़बड़ निकलेगी तो क्यों नहीं किया जाएगा। टोटल जो है 12 सड़कें थी जिनकी 98 लाख रुपए लागत थी। ये दिसंबर माह में कंप्लीट हो गई थी। कुछ क्वालिटी को लेकर के इशू यहाँ पे थे गांव वालों के, तो उसी की जांच के लिए जो है आज जिलाधिकारी महोदय की तरफ से एक समिति गठित की गई थी और कोर कटिंग करके उसके सैंपल लिए गए हैं। उसकी जांच के उपरांत जो भी रिजल्ट आएगा। सैंपल लिए हैं और क्या लग रहा है? एक रोड पे इन्होंने 2-2 सैंपल लिए हुए हैं जैसा मैम ने निर्देशित किया। लागत कितनी थी? लागत टोटल 98 लाख रुपए है 12 सड़कों की और इन 9 सड़कों की लागत। अब खबर आपको बता रहे हैं हल्द्वानी से, जहां अपने पूर्व कार्यक्रम के तहत हल्द्वानी में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ चेहरे ने आज जन आक्रोश रैली के माध्यम से सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतरकर रैली के माध्यम से अपना विरोध जाहिर किया। कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित जन आक्रोश रैली में हजारों की संख्या में कांग्रेसकर्ता सड़कों पर उतरे, जो न केवल पार्टी के समर्थन में बल्कि सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया। रैली का आयोजन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में किया गया। नेताओं ने नारेबाजी करते हुए लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया और वर्तमान सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जनता का मुद्दा अनसुना किया जा रहा है। रैली में शामिल नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर बात की, जैसे महंगाई, बेरोजगारी और स्थानीय विकास की कमी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस जनता के हक के लिए हमेशा खड़ी रहेगी और किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगी। कार्यकर्ताओं ने अपने नेता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का संकल्प लिया। लगातार शासन निरंकुश हो गया है, महिला अपराध बढ़ रहे हैं, पुलिस और प्रशासन लगातार विपक्षी दल के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, गरीबों को मारा पीटा जा रहा है, जनप्रतिनिधियों का अपमान हो रहा है, हारे हुए और पद से हटे हुए लोगों को लेकर कैंप किए जा रहे हैं और जो चुने हुए विधायक हैं, जो चुने हुए जिला पंचायत के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं या बीडीसी मेंबर प्रधान हैं, उनकी अनदेखी हो रही है। और सरकार के रहते हुए बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, पेपर लीक हो रहे हैं, भर्ती घोटाले हो रहे हैं। इन सारे विषयों को देखते हुए जन आक्रोश रैली है। जनता का दर्द है, अव्यवस्थाओं का जो अंबार है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण, अपराधियों को संरक्षण, नफरत फैलाने वालों को संरक्षण, ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार का प्रतीक और प्रमाण बन चुके हैं। लगातार हम देख रहे हैं हल्द्वानी में इनके संगठन नफरत का बाजार खोले हुए बैठे हैं, हिंसा करने पे उतारू हैं, खुद कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार से जनता आज ही जा चुकी है, त्रस्त है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है और लगातार महिलाओं के प्रति अत्याचार, जुल्म जातियाँ बढ़ रही हैं, सामूहिक बलात्कार, अपहरण, हत्याएं, डकैती, ये रोज़मर्रा की घटनाएं हैं। एक असुरक्षा का माहौल बन चुका है पूरे प्रदेश में और भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। देखिए, सरकार हर मोर्चे पे फेल है। इस इलाके का सबसे बड़ा रोजगार देने वाली दाबका, कोसी, गोला जो करीब 70-80 हज़ार लोगों को रोजगार देती थी, वो निजी हाथों में दे दिया गया है। जिन लोगों ने 2 करोड़ नए रोजगार हर साल देने की बात की थी, उन्होंने 40 करोड़ बेरोजगार बना करके घर बिठा दिए हैं। और अच्छे दिन लाने वालों ने हालात ये कर दिए, चूल्हे जलाने मुश्किल हो गए। रुक करते हैं अगली खबर का। मानसून की विदाई से पहले मौसम विभाग ने कुमाऊं के अधिकांश जनपदों में छुटपुट बारिश का अंदेशा जताया है। हालांकि अन्य जनपदों में मौसम शुष्क रहेगा और मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 4 से 5 दिनों तक प्रदेश में फिलहाल बारिश का कोई अंदेशा नहीं है। हालांकि कुमाऊं के कुछ जनपदों में छुटपुट बारिश इस दौरान जरूर देखने को मिल सकती है। साथ ही इस दौरान अधिकांश जनपदों में मौसम शुष्क रहेगा। 5 से 6 दिन अगर हम बात करें तो बारिश की एक्टिविटी नहीं है। छुटपुट ठीक आप कह सकते हैं कि जो है खासकर कुमाऊं रीजन में छुटपुट एक्टिविटी मिल सकती है। बाकी बारिश की एक्टिविटी 4 से 5 दिन वो नहीं दिख रही है। तो मानसून का विड्रॉल जैसे मैंने बोला था पहले भी, जो राजस्थान है वहाँ से शुरू हुआ है और कुछ पार्ट गुजरात के भी, तब अभी इसको आगे और बढ़ाएंगे। तो देखते हैं उत्तराखंड तक भी जो है, मुझे लगता है कि 2-3 दिन में कुछ पार्ट में, तो 2-4 दिन बाद जो है कुछ पार्ट्स उत्तराखंड के भी जो है मानसून वहाँ से विड्रॉ होना चाहिए, क्योंकि अभी करीब ड्राई कंडीशन मिलनी अब शुरू हो गई है। तो ये 3-4 दिन ऐसी कंडीशन मिलेगी 5 दिन तक, तो तब वो जो है कुछ एरिया जो हो जाएगा कि इसमें आप मानसून जो है वो विड्रॉल किया जा सकेगा। तो इस तरह की स्थिति है। तो देखें अब कैसे ग्रेजुअली आगे बढ़ाते हैं। हेडक्वार्टर से वो सब चीज़ें हमारी देखी जाती है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा दंगे के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के बेटे अब्दुल मुदई व ड्राइवर मोहम्मद जहीर की डिफॉल्ट अपील में दायर जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से इस पर आपत्ति पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 26 अक्टूबर को अन्य जमानत याचिकाओं के साथ होगी। सरकार की तरफ से कहा गया कि इनके खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज हैं, जिस पर मोहित के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि मोहित को 420 के केस में जमानत मिल चुकी है, जबकि अन्य 2 मुकदमों में अभी जमानत नहीं मिली। पुलिस ने बिना मामले की जांच किए उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता धारा 120B, 417, 420, 467, 468, 471 के तहत अभियोग पंजीकृत किया है। महीनों बीत गए लेकिन पुलिस अभी तक उनका जुर्म साबित करने में नाकाम रही है, जबकि जुर्म होने के 90 दिन के भीतर पुलिस को जुर्म की जांच रिपोर्ट न्यायालय में पेश करनी जरूरी है। इस मामले में पुलिस ने अभी तक जांच रिपोर्ट पेश नहीं की, लिहाजा उनको जमानत पर रिहा किया जाए, जबकि कोर्ट इसमें शामिल कई लोगों को जमानत दे चुकी है। देखिए, आज अब्दुल मोहित की एक जमानत हमने लगाई और एक और जहीर नाम से व्यक्ति की लगाई। उसमें दोनों में कोर्ट ने ऑब्जेक्शन मंगाया है और 25 अक्टूबर की तारीख लगाई है। और इससे पूर्व में अब्दुल मोहित की एक जमानत मंजूर करी है, जो कि 420 का और फर्जीवाड़े का एक मामला इनके खिलाफ किया था, जिसमें पहले इनकी मदर की जमानत मंजूर हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोतवाली स्वार का चर्चित प्रकरण, एक नाबालिग युवती का अपहरण और उसके बाद दुष्कर्म का मामला काफी चर्चाओं में था, जिसको लेकर पुलिस इस मामले में बड़ी गहनता से जांच पड़ताल कर रही थी। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें एक आरोपी मुदस्सिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं एक मुख्य आरोपी साजिद, जो अस्पताल संचालक था, वो लगातार फरार चल रहा था। पुलिस जगह जगह उसे गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे और पुलिस अधीक्षक ने साजिद पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। बीते दिन पुलिस ने साजिद के अस्पताल सहित आवास पर कुर्की की मुनादी भी की थी और उसके अस्पताल पर एक नोटिस भी चस्पा किया था। बहरहाल आज थाना स्वार पुलिस ने अपहरण के बाद दुष्कर्म के मुख्य आरोपी साजिद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दिनांक 1/9/2024 को थाना स्वार में एक अस्पताल संचालक द्वारा एक बालिका के साथ, जो नाबालिग थी, उसके साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई थी। इस घटना के आधार पर थाना स्वार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। जो हॉस्पिटल संचालक था वो लगातार फरार चल रहा था। उस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 रुपये का इनाम की घोषणा की गई थी।
आज उस अस्पताल संचालक को थाना स्वार की पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर उत्तराखंड में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का। पचवादून क्षेत्र में बढ़ते महिला अपराध को लेकर क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान आक्रोशित नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर उनका कहना है कि कुछ लोग क्षेत्र का माहौल खराब करना चाहते हैं, जिसमें बाहरी लोगों की संख्या ज्यादा है, जिसके लिए फिर से व्यापक सघन सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जीवनगढ़ में हुई घटना के अपराधियों के साथ इस तरह के मामलों में शामिल किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने भी माना कि बाहरी प्रदेशों से आने वाले लोगों की आपराधिक संलिप्तता ज्यादा रहती है। एसएसपी देहरादून का कहना है कि पचवादून क्षेत्र में महिला अपराध का ग्राफ बढ़ा है, जिसमें नाबालिगों के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें समाज के लोगों को भी इस ओर पहल करनी चाहिए। बात है तो बच्चों सी बात है कि जब जिस तरह से आवागमन जब ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आकर रहने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें गलत एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। और जिस तरह से बीच में अपराध कुछ बड़े थे, लेकिन देखा जाए तो अभी अपराध नियंत्रण की बात करें चाहे पचवादून की, तो महिला संबंधी अपराध या बच्चों संबंधी अपराध में ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है। जहाँ स्कॉन्डिंग में चाहे बच्चियों के जाने की बात हो, चाहे वो महिलाओं के जाने की बात हो, वो ज़्यादा बढ़ी है। ये सोचने में शायद सामाजिक रूप से भी है कि क्या कारण है ऐसे कि ऐसे बच्चियाँ या ऐसे महिलाएँ जा रही है। महिला संबंधी अपराध एक चिंता की बात है। कोशिश रहेगी कि जल्दी जल्दी अगर हम उनका अनावरण करें, उनकी बरामदगी करें, कोर्ट में चार्जशीट चली जाए, तो कहीं ना कहीं इस पर अपराधियों को जब सज़ा मिलती है तो एक मैसेज जाता है कि हाँ भाई अगर वो अपराध करेंगे महिला और बच्चियों के साथ तो उनको सज़ा मिलेगी। तो मैं निरंतर इस बात की चेतावनी दे रहा हूं, किस प्रकार का ये अवांछित तत्व घुसपैठ कर रहा है, इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। वो यहां के सामाजिक ताने बाने को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो यही चिंता मैं जाहिर कर रहा हूं और निरंतर कह रहा हूं कि ये यहां तो विकास नगर में इसलिए कार्रवाई हो जाती है कि मैं इतना अलर्ट रहता हूं खुद की, जिस समय कोई जानकारी आती है मैं उसके तहे तक जाता हूं, प्रशासन को अलर्ट करता हूं, पुलिस को अलर्ट करता हूं, तो एक्शन हो जा रहा है। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं उधम सिंह नगर की, जहां जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत 14 सितंबर को बदमाशों द्वारा हाईवे से एक सराफा व्यापारी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद थाना जसपुर के और थाना कुंडा क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान लूट की घटना के मास्टरमाइंड दिलशाद और साजिद उर्फ कल्लन को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि घटना में शामिल 10-10 हज़ार के दो इनामी बदमाश इरफान और रिजवान को जसपुर मुरलीवाला गांव के पास बने खंडर से पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके पास से 315 बोर के 2 तमंचे व जिंदा कारतूस के साथ सराफा व्यापारी से लूटा हुआ माल भी बरामद किया गया। पूरे मामले का खुलासा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर ने अपने कार्यालय पर करते हुए बताया कि 14 तारीख में जसपुर थाना क्षेत्र में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें 2 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका था। बाकी 2 लोग जो फरार थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें एक नाम इरफान निवासी ठाकुरद्वार जनपद मुरादाबाद और दूसरा रिजवान निवासी दहलवाल थाना रेहड़ जनपद बिजनौर का निवासी है, जिसमें इरफान का आपराधिक इतिहास है। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में कई मुकदमे दर्ज हैं और लूटा गया सारा सामान बरामद कर लिया गया है। रिजवान ऐसा आरोपी था जिसने रेकी की थी और बाकी साथियों को बताया था कि लूट कैसे करनी है, उसकी भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। वहीं एसएसपी द्वारा टीम को 2500 रुपए नकद इनाम देने की घोषणा की गई, उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। जिसमें 2 मुलजिमों को पहले गिरफ्तार किया गया था। कल 2 और अपराधी जो इसमें शेष रह गए थे उनको गिरफ्तार किया गया। इसमें एक का नाम इरफान और दूसरे का रिजवान है, जिसमें इरफान की अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री है, उस पर 3 मुकदमे उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद जो संपूर्ण सामान था जो लूट में लूटे थे चारों लोगों ने मिलकर, उसमें वो सारा संपूर्ण सामान बरामद हो गया है। रिजवान इसमें एक ऐसा व्यक्ति था जिसने रेकी की थी और बाकी अपने साथियों को बताया था किस तरह से लूटना है।
उत्तराखंड एसटीएफ ने एक बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा किया है, जिसमें आमजन से ठगी करने वाले मंगलौर के एक गिरोह को पकड़ा है। साथ ही उनसे 2000 सिम कार्ड बरामद किए हैं। पूछताछ में मालूम हुआ था कि इनके तार विदेशी कंबोडिया, वियतनाम, चीन जैसे देशों से जुड़े हुए हैं। पूछताछ में यह भी मालूम हुआ कि उनके द्वारा सीधे साधे ग्रामीण लोगों को सरकारी योजनाओं के नाम पर बायोमेट्रिक व आधार कार्ड लिया जाता था, जिसमें सिम खरीदे जाते थे और साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया जाता था। इसी के साथ ही पुलिस ने अपील भी की कि ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर कई गुना इन्वेस्टमेंट देने वालों से सतर्क रहें। साथ ही यदि कोई आधार कार्ड बायोमेट्रिक मांगता है तो उसकी ठीक प्रकार से जांच पड़ताल कर, जिससे आप फ्रॉड से बचे रहेंगे। मामला जो है उत्तराखंड पुलिस एसटीएफ के हाथ लगा है। इसमें एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि जो है उत्तराखंड पुलिस की ये है। इसमें आज एसटीएफ ने जो है मंगलोर बेस जो है एक बड़ा गैंग जो है हो रहा था, जो कि विदेशों में जो है सिम कार्ड ओटीपी बेचने का कार्य करता था। ये पूरा गैंग पिछले 1 साल से यहाँ एक्टिवेट था। ये पूरे भारत में अपने आप में एक पहला ऐसा प्रकरण होगा जहाँ पर जो है इस तरीके से जो है यहाँ पर जो सिम कार्ड्स है और ओटीपी नंबर्स है, ये साउथ ईस्ट एशिया जो है, जो कंबोडिया, वियतनाम, चाइना, मलेशिया यहाँ पर जा रहे थे। जो सिम कार्ड खरीदे जाते थे तो जो गांव के ऐसे भोले भाले लोग हैं उनको जो है अलग अलग प्रलोभन देकर। एसएसपी देहरादून अजय सिंह विकासनगर पहुंचे, जहां उन्होंने कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण कर कोतवाली और आसपास के थाना चौकी में लंबित आपराधिक मामलों के बारे में जानकारी हासिल कर संबंधित पुलिसकर्मी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही इस दौरान एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि देहरादून पुलिस आपराधिक वारदातों के साथ होटल व स्पा सेंटर की आड़ में होने वाले अनैतिक देह व्यापार के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि गेस्ट हाउस और रिसोर्ट के मामलों में प्रशासन के सहयोग से अभियान शुरू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते नशे और अतिक्रमण के खिलाफ स्थानीय लोगों को भी सहयोग करने की आवश्यकता बताई है। वहीं दूसरी ओर एसएसपी अजय सिंह ने शक्ति नहर के किनारे अवैध अतिक्रमण की शिकायत पर क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।